कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हुए शामिल। कहा, ज्योतिबा फूले ने अपना सारा जीवन गरीब और पिछड़े लोगों को किया समर्पित। पलवल स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कार्यक्रम में हुई शामिल। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार लिंग अनुपात में तीसरे माह भी लगातार चरखी दादरी जिला प्रदेश भर में अव्वल। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने कहा, हर जिले के आंकड़ों में लगातार हो रहा है सुधार। और करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने आगामी गर्मी के मौसम को लेकर किसानों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश किए जारी। बुंदेलखंड की कठिया गेहूं की किस्म को मिला जीआई टैग। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। कुरुक्षेत्र में कल महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा नेता मनोहर लाल और राज्य मंत्री सुभाष सुधा मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्योतिबा फूले ने अपना सारा जीवन गरीब और पिछड़े लोगों को समर्पित किया। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जनहित योजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे और प्रदेश में एक बार फिर से कमल का फूल खिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये लगातार देखते रहते हैं कि पूरा का पूरा समाज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को प्यार करता है और उसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं। भाई ये इसका परिणाम है। और आप लोगों से मैं ये आग्रह भी करूंगा कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेकर के प्रत्याशी आए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मुश्त कमल के फूल को जिताने का काम करें, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। इस अवसर पर भाजपा नेता व करनाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी मनोहर लाल ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक व चिंतक थे, जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। व्यक्तित्व निर्माण में ऐसे महापुरुषों की दी हुई शिक्षा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होती है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन किया। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले की अर्धांगिनी बनकर के और शिक्षा जगत में महिलाओं की शिक्षा की लौ जलाने में काम किया, और एक हमारी माता समन सावित्री जिंदल यहां बैठी हैं। समाज सेवा में ये परिवार भी कम नहीं है। गरीब की सेवा, समाज की सेवा, यहां तो शायद उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती होगी, लेकिन हिसार की जनता जानती है। इस परिवार का दरवाजा हर गरीब के लिए खुला है। सिरसा में कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। वे सिरसा से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, अशोक तंवर यहां से बड़ी जीत हासिल करेंगे। विधानसभा चुनाव में भी जिला की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। 4 जून को जो परिणाम आएगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास ना तो नीति है और ना ही नीयत है। मंडिया गठबंधन के पास कुशल नेतृत्व की कमी है, जबकि भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेता है। यहाँ से जितवा करके नरेंद्र
नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। आप किसी भी बूथ के ऊपर जाइए, किसी भी गांव के अंदर जाइए, आपका सीना 56 इंच का चौड़ा हो जाएगा। इतने काम नरेंद्र मोदी ने किए हैं भाई, ये डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। जो लोग गुमराह करने की बात करते हैं, जो लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं, भाइयों, उन लोगों को सबक सिखाने का काम ये मेरी सिरसा की सरदारी बेटी है, ये बखूबी उनको आईना दिखाने का काम करेगी कि 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री गांव संगर सादा सरिस्ता में पहुंचे और डेरे में बाबा ब्रह्मदास जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता अशोक तंवर व निताशा सिहाग भी मौजूद रहे। झज्जर जिले में कल कांग्रेस पार्टी की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। हरियाणा में कांग्रेस अपना बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में 37 पूर्व विधायक पार्टी में शामिल हुए हैं। भाजपा जजपा के नेताओं के हो रहे विरोध पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं करवाए हैं। आशा है कि लोगों का पूरा आशीर्वाद मिलेगा इस बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र से और हम जीतेंगे। और केवल रोहतक ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन रहने जा रहा है। आने वाले समय में हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तय। कांग्रेस का हमारा बढ़ता हुआ परिवार है। लगातार पिछले 1.5 वर्ष में 37 पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हुआ है। आज भी डॉक्टर वीरेंद्र पाल हमारे पूर्व विधायक ज्वाइन हुए हैं, मोहित चतर सिंह जी ज्वाइन हुए, तो बहुत लोग ज्वाइन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ परिवार है। भाजपा के तो जो सांसद हैं वो मैं समझता हूँ केवल जो है अपने जो केवल एक तरीके से खाना पूर्ति के लिए अपना कार्यकाल उन्होंने बिताया है। पलवल के दूधौला स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में महिला आयोग के सहयोग से आज लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस साइबर एक्सपर्ट ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से आगाह किया। महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विद्यार्थियों को महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और आदर्श व्यवहार के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि एकेडमिक इंजीनियरिंग के साथ साथ फैमिली इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम घर और समाज में आदर्श व्यवहार नहीं करते तो हमारी डिग्रियों के कोई मायने नहीं हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों और यौन उत्पीड़न के प्रति भी जागरूक किया। के केसेस हमारे पास है, हमें कोई इस चीज से लेना देना नहीं कि ये तो बहुत बड़ा इंजीनियर है, इसने तो विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी टॉप किया था, इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम कैसे आ गई? क्योंकि हम अपनी लाइफ में जब हम प्रोफेशनल हो जाते हैं, हम बाकी चीजों को बिल्कुल वैल्यू करना छोड़ देते हैं। बम्बल ऐप एक ऐसी ऐप डेवलप की गई जिसके लिए प्रेशराइज किया गया गर्ल्स को कि इसमें जुड़ो और अपना अपना बायोडेटा और अपना सारा सब चीजें लिखो। तो बहुत सारी गर्ल्स ने ऑब्जेक्शन किया, जिस वजह से हम वहां गए थे। विश्वविद्यालय की कुल सचिव प्रोफेसर ज्योति राणा ने कहा कि सामाजिक जीवन मूल्य और नैतिक चरित्र हमारे व्यक्तित्व की असली ताकत है। हमें हमेशा बिना लैंगिक भेदभाव के सबको पूरा सम्मान देना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे आदर्श आचरण से समाज के सामने उदाहरण बने। उन्होंने इतिहास और ग्रंथों से परिवार के बुजुर्गों से सदाचार सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित भी किया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार लिंग अनुपात में तीसरे माह भी लगातार चरखी दादरी जिला प्रदेश भर में अव्वल रहा। वहीं महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम जिला संयुक्त रूप से 22वें स्थान पर हैं। चरखी दादरी का लिंग अनुपात 1055 है, जबकि गुरुग्राम व महेंद्रगढ़ का लिंग अनुपात 871 है। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर RS पुनिया ने बताया कि हरियाणा प्रदेश का ओवरऑल लिंग अनुपात
916 है। विभाग द्वारा चलाए गए विशेष कार्यक्रमों से लोगों में जागरूकता आई है। हर जिले के आंकड़ों में लगातार सुधार हो रहा है। के पास में भी रहा है तो स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है और मेरा ये मानना है कि सभी जिले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऑन एवरेज बेसिस 916 अगर हमारा निकल के आ रहा है तो जो 900 से नीचे या 916 से नीचे जा रहे हैं उनको समय समय पर हम चेताते रहते हैं, मॉनिटरिंग यहाँ करते रहते हैं, स्टेट लेवल पे करते रहते हैं और वो प्रयास करते हैं और उनके प्रयास सफल भी हुए हैं। तो सामूहिक रूप से मैं कोई पर्टिकुलर एक ज़िले के लिए नहीं कहना चाहूँगा कि वो अच्छा है या ख़राब है। सभी ज़िले जहाँ का सेनापति बढ़िया है, जिस ज़िले का लीडर बढ़िया है, वहाँ उस दौरान अच्छा काम होता है। प्रदेश के लोगों की लिंग भेद को लेकर सोच में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पिछले वर्ष दिसंबर में जहां चरखी दादरी लिंग अनुपात के मामले में सबसे निचले पायदान पर था, वहीं इस वर्ष से लगातार 3 माह में प्रथम स्थान पर आते हुए मिसाल पेश की है। महिलाओं ने कहा कि लड़कों की तर्ज पर समाज में लड़कियों को भी सम्मान मिल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से समाज में जागरूकता आ रही है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी गीता सहारन ने लिंग अनुपात में आए सुधार पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह विभाग के सभी कर्मचारियों की मेहनत का फल है। ये चीज़ कि भाई जिन गांव में सेक्स रेशो कम है उनको चिन्हित करके फिर उन्हीं गांव में आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा और बाकी सुपरवाइज़र ने थोड़ा सा जागरूकता वो की गई ताकि मतलब लोगों को अवेयर किया गया कि बेटियां होनी चाहिए और बेटियों के बिना तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, ना तो वर्ल्ड में है ना लाइफ में है। और मेरे पास भी 2 बेटियां हैं। मैं चाहती हूँ मैं अपनी बेटियों को बेस्ट एजुकेशन दूँ, अच्छा से पढ़ाऊँ, उनका फ्यूचर बनाऊँ और वो अपने पैरों पे खड़े हों, स्टैंड हो। और ये कहती हूँ कि भाई बेटे हैं ठीक है, मानते हैं बेटे हैं, पर बेटियां भी होनी चाहिए। करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने आगामी गर्मी के मौसम को लेकर किसानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संस्थान ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब के किसानों को गेहूं की फसल के लिए उचित नमी की मात्रा सुनिश्चित करने की सलाह दी है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के किसानों को सलाह है कि वे कटाई के समय उचित नमी सुनिश्चित करें। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम के किसानों को फसल की आवश्यकता के अनुसार हल्की सिंचाई करने की सलाह दी गई है ताकि फसल पकने के लिए मिट्टी में उचित नमी बनी रहे। उन्होंने कहा कि यदि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो फसल को सूखे से बचाने के लिए दवा का स्प्रे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में किसानों को पीला रतुआ या भूरा रतुआ पर नजर रखनी चाहिए और प्रोपिकोनाजोल 25 EC का छिड़काव करना चाहिए। 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर रसायन मिलाना चाहिए। 1 एकड़ गेहूं की फसल में 200 मिलीलीटर कवकनाशी को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। देर से बोई गई गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई ही करें। साथ ही कटाई से 8 से 10 दिन पहले फसल में सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने अप्रैल से जून के मौसम के लिए भविष्यवाणी जारी की है। गर्मी के मौसम में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, दक्षिण प्रायद्वीप, मध्य भारत और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में दिन में सामान्य से अधिक हीट वेव रहने की संभावना है। पानी किसान निश्चित रूप से दें ताकि खेत में नमी बनी रहे। अभी तक का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, बहुत फेवरेबल है, गेहूं की फसल बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम में हो सकता है टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अब गेहूं की फसल उस स्थिति में पहुंच गई है कि टेम्परेचर बढ़ने से कोई विपरीत असर अब आने वाला मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि किसान एक लाइट इरिगेशन, जिनका हार्वेस्टिंग में अभी 10 से 15 दिन है, एक लाइट इरिगेशन दे दें ताकि जो दाने की, जो पकने की व्यवस्था है वो और सुदृढ़ हो। उत्तराखंड है, JNK है, हिमाचल है, चूँकि वहाँ गेहूं की फसल पकने में अभी करीब 1 महीना मान के चलिए और लगेगा।
डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड की कठुआ गेहूं की GI टैग मिला है, जो इस क्षेत्र के किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इससे भारत की स्वदेशी किस्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। गठिया गेहूं में हाई प्रोटीन होता है और ये ग्लूटेन फ्री होती है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छी होती है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड के अलावा मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी ड्यूरम गेहूं की खेती होती है, जिसमें बीमारी का प्रकोप ना के बराबर होता है। उसके लिए GI टैग मिला है, बट ये उस क्षेत्र के लिए, ड्यूरम हीट के लिए, किसानों के लिए, और न केवल डोमेस्टिक बल्कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट पे, एक्सपोर्ट पे, प्रोडक्ट्स पे नज़र रखते हैं तो ये जो एक GI टैग मिलना है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। हालांकि हमारे देश में और अन्य राज्य जैसे, जिसमें प्रमुखतया मध्य प्रदेश है, में ड्यूरम की खेती होती है, अच्छी खेती होती है, अच्छे दाना, अच्छी उपज, और वहाँ पे किसी प्रकार की बीमारी का भी ऐसा कोई प्रकोप नहीं होता है। 9 अप्रैल से शुरू होने वाले दुर्गा माता के पावन नवरात्रों की तैयारियों के मद्देनजर कैथल के ऐतिहासिक प्राचीन बड़ी देवी और छोटी देवी मंदिरों को भव्य ढंग से सजाया जा रहा है। माता रानी के इन नवरात्रों को नव संपत के रूप में भी देखा जाता है। हिंदू नववर्ष का शुभारंभ चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। इन नवरात्रों का 17 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन समापन होगा। छोटी देवी मंदिर के पुजारी ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिन में मां दुर्गा शक्ति के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले नवरात्रि के दिन श्रद्धालु यहां से ज्वाला देवी माता की पवित्र जोत अपने घरों में ले जाते हैं और पूरे नवरात्रों के दौरान पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रों के दौरान माता श्रद्धालुओं के घरों में रहती है और उन्हें सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद देती है। काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के स्वरूप में सब पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि महाकाली हमें शक्ति देने वाली है और महालक्ष्मी हमें अर्थ देने वाली है, माँ सरस्वती हमें विद्या, बुद्धि, सद्बुद्धि देने वाली है। ऐसे ही सब देवी की पूजा अर्चना करके, और सभी शहर के सभी भक्तों में इतना उत्साह है कि कल ज्वाला जी की ज्योति को मंदिर में स्थापित किया गया। उस ज्योति के दौरान आप यहाँ देख सकते थे कि भक्तों में कितने उत्साह के साथ वो जय माता की बोलते आए और माँ भगवती के भजनों के साथ भजन कीर्तन करते आए। उसके उपरांत सभी शहर के जो मंदिर हैं उनको बड़े भव्य तरीके से सजाया जाता है। श्रद्धालुओं ने कहा कि दुर्गा मां के पावन नवरात्रों का सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। सच्चे मन में श्रद्धा भाव से पूजा करने से दुर्गा मां सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ज्वाला से जोत लेके आते हैं, धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में माता रानी को विराजमान करते हैं और संगत बहुत ही ज़्यादा उसमें संगत आती है और हम मंदिर में कीर्तन वगैरह करते हैं। 9 दिन पूरी पूजा चलती है मंदिर में, पूजा पाठ। कि हर वर्ष नवरात्रों से ही बिजनेस दृष्टि से नववर्ष का आगमन माना जाता है। हर घर में माता रानी विराजमान रहे, ज्योति विराजमान रहे, सबका प्रकाश बना रहे, सभी स्वस्थ रहे, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मेरी मानता है, ऐसा होता भी है। भगत जिस भाव से उसको पूजता है और जिस भाव से पुकारता है, माता रानी अब उसके घर में भी और मंदिर में भी अवश्य आती है, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अवश्य में आती है। और सभी भक्त माता रानी के भक्त हैं और ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है 9 दिन का, और हमारे पूरे देश में, सारे देश के अंदर ही मनाया जाता है। जींद जिले के ऐतिहासिक गांव पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर आज अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान किया और पिंड दान कर प्रत्यर्पण किया। पिंड तारक तीर्थ के संबंध में किंवदंती है कि महाभारत युग के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा में तपस्या की। बाद में सोमवती अमावस्या के दिन युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। तभी से यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ पर पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिल जाता है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर यहाँ पिंडदान करने का विशेष महत्व है। यहाँ पिंडदान करने के लिए अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। महंत बलरामपुरी महाराज ने बताया कि इस दिन देवों के देव महादेव और मां पार्वती की विशेष पूजा और व्रत करने का विधान है। साथ ही पितरों का तर्पण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। वे व्रत रखने वालों को अखंड सौभाग्य, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ग्रहण नहीं पड़ा
लोग कहते थे गिरहण पड़े, गिरहण नहीं है, पहले देश में पड़ा, विदेश में पड़ेगा। और सोमवती अमावस्या ये मान सम्मान से प्राप्त हुई। हर मनुष्य को प्राप्ति मिलेगी जो अपना जाति पर बनाने आया। पांडवों ने यह हमारा साथ तपस्या करी, उन्हें पर भी निदान यही कराया। श्रद्धालुओं ने भी बताया कि वे आज यहां पर सोमवती अमावस्या के अवसर पर स्नान करने के लिए आए हैं और उन्होंने पूजा अर्चना कर पिंडदान किया है। नहीं आई थी, सोमवती अमावस्या जो है कलयुग में बार बार आने की बात कही गई थी और आज सोमवती अमावस्या के दिन भारी संख्या में जो है श्रद्धालु पांडु पिंडारा तीर्थ जो जींद के पास है वहां स्नान करने आए हैं और पितरों के लिए शांति की अपील की है, शांति की प्रार्थना की है। सोमवती अमावस्या जब सोमवार को अमावस्या होती है तो उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं और सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और दान पुण्य से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में भी इसका प्रसंग है, स्कंद पुराण में भी वर्णन है। जिस समय पांडवों ने अज्ञातवास किया था उस समय इस पवित्र स्थान पर आकर उन्होंने अपने पितरों के निमित्त पिंडदान किया था। आज के दिन अपने पितर देवता को मनाने के लिए हम यहाँ पे पांडु पिंडारा में आए हैं और यहाँ बड़ी सुख शांति से यहाँ दो मार के अपने घर जाएंगे। अपने सभी लोग अपने पितर देवता को मनाने के लिए आते हैं, हर इंडिया से बाहर से भी आते हैं, पूरे इंडिया से आते हैं। हिसार के अग्रोहा में स्थित महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कल यूथ फेस्ट की शुरुआत हुई, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम हुए। इस दौरान बिना अग्नि के खाना बनाने जैसी विधाओं के बारे में बताया गया। एनाटमी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका जैन ने कहा कि इस वर्ष के स्वास्थ्य दिवस के थीम का अस्पताल में आने वाले मरीजों को अपने अधिकारों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड व चिरायु जैसे विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं, जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेल्थ? क्या होना होता है स्वस्थ रहना और क्या हमें करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? जनरली सब बोलते हैं हमें घूमना चाहिए, सैर करनी चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर का कम से कम खाना चाहिए, तली भुनी चीज़ें, मिर्च मसाले, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए। कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं पर वाकई में अपनी जीवन शैली में ये सब कुछ अपनाते हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो हुआ हमारा माई हेल्थ, बट माई राइट्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि राइट से नहीं पता मरीज़ों को कि उनके क्या राइट्स हैं, कि अस्पताल में जा रहे हैं तो उनकी क्या राइट, मतलब उनको क्या उनके हक हैं और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे बहुत सारी जो सेवाएं सरकार ने चला रखी हैं, बहुत सारी स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे आयुष्मान भारत हुआ, NABH हुआ, जो कि एक पर्टिकुलर लेवल देता है ट्रीटमेंट का, ताकि एक अच्छे लेवल पे जाके पेशेंट ट्रीट हो विद ऑल दी फैसिलिटीज़ एंड ऑल दी नॉर्म्स जो वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। जनरल सर्जन डॉक्टर संदीप पराला व चर्म रोग विशेषज्ञ सपना ने बताया कि इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, जिसका अर्थ है कि समाज के सभी लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी दिनचर्या में योग, सुबह या शाम की पैदल सैर, व्यायाम शामिल करके अपनी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन लेना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। या फिर आप नॉर्मल रनिंग भी कर सकते हो। कोई भी ऐसा एक्सरसाइज करनी है आप जिसमें कि आपको 10 to 15 मिनट्स आप बॉडी को थोड़ा एनर्जाइज कर सको या फिर अपना वर्कआउट कर सको। तो बैलेंस डाइट लेनी है जो कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड मल्टीविटामिन रिच हो और प्रॉपर स्लीप लेनी है 7 to 9 आवर्स की, जिससे स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस हो और मूड भी एलिवेट हो। और रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, वॉक या कुछ भी। जैसे आपको जाना है तो आप पैदल जाइए, बाइक और स्कूटी का यूज़ या कार का यूज़ थोड़ा कम कीजिए। लोग जिम में जाने के लिए भी आजकल कार का यूज़ करते हैं, तो उससे अगर आप वॉक करोगे तो उससे आपका मूड भी एलिवेट होगा। फरीदाबाद के सेक्टर 55 स्थित गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों व अभिभावकों को मतदान के लिए जागरूक करने हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उनको मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही छात्रों ने मतदान को लेकर स्लोगन चार्ट प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में शामिल उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
आज करीब 8 लाख लोगों को मतदान की शपथ दिलाते हुए उन्हें प्रेरित किया गया है। सभी को 25 मई को होने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करना है। उन्होंने कहा कि लोगों को वोट के लिए जागरूक करने का स्कूली बच्चे एक सशक्त माध्यम है। उनको भी प्रेरित करा है और साथ ही हमारे जितने स्कूलों में या कॉलेजों में बच्चे हैं उनको भी प्रेरित करा है। तो इसमें करीब 5 लाख के करीब हमारे बच्चे हैं डिफरेंट प्राइवेट स्कूल या सरकारी या फिर कॉलेजों में भी। इसके अलावा जितने हमारे इंडस्ट्रीज़ में जितने लोग काम करते हैं या फिर हमारे बाकी जो सरकारी अधिकारी भी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों या बाकी सिविल में हो या फिर कोर्ट में भी हमने कहा है। इसके अलावा ऑटो यूनियन से भी बात करिए, आंगनवाड़ी केंद्र, ANMs वगैरह, तो सभी ने इसमें बढ़िया तरीके से पार्ट लिया है। और मेरी आशा ये है कि करीब 8 लाख के करीब लोगों ने आज के दिन पार्ट लिया है। विभिन्न जगह उनने आज शपथ ली है कि 25 मई को वो ज़रूर जाके वोट करेंगे और जिनके वोट नहीं है या जो एलिजिबल नहीं है, 18 साल के नीचे हैं, वो अपने परिजनों को प्रेरित करेंगे कि 25 तारीख को वो जाके ज़रूर वोट करें। वहीं कार्यक्रम में शामिल बच्चों ने बताया कि वे अपने माता पिता और रिश्तेदारों समेत सभी को मतदान का प्रयोग करने के लिए कहेंगे। यदि लोग सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करते हुए अच्छे उम्मीदवार चुनेंगे तो एक अच्छी सरकार बनेगी जो हमारे विकास के लिए कार्य करेगी। वोट डालने चाहिए जिससे 5 साल में जो भी हमारा सरकार बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। और हमें 25 मई को अपने मम्मी पापा और रिलेटिव को बोलना है कि आप वोट दे के आइए। आज DO मैम और DC सर आए थे, उन्होंने हमें बताया कि एक एक वोट कितना कीमती होता है। कोई नेता एक ही वोट से जीत जाता है, कोई और हारने वाला नेता एक ही वोट से हार जाता है। वोट एक डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिना वोट के डेमोक्रेसी कभी किसी कंट्री में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप 25 तारीख को वोट जरूर दें और साथ में वोट उस व्यक्ति को दें, पहले आप उस व्यक्ति के बारे में जांच कर लें। आप मोबाइल खरीदते समय बहुत सारे जांच पड़ताल करते हैं, उससे कम 10% हिस्सा आप अपने कैंडिडेट पर जरूर करें। करनाल में बुनियाद योजना के तहत आज वर्ष 2024-26 के लिए लेवल 3 की परीक्षा की शुरुआत हुई। इसमें करनाल के 294 बच्चों ने भाग लिया। इस परीक्षा के बाद इन बच्चों का चयन ऑनलाइन कोचिंग के लिए किया जाएगा। प्रदेश भर के 35,000 बच्चों ने लेवल 1 की परीक्षा दी थी, जिसमें से 6,000 बच्चों को लेवल 3 की परीक्षा के लिए चुना गया। अब चयनित होने वाले करीब 3,000 बच्चों को उच्च स्तर की ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। जिला विज्ञान विशेषज्ञ दीपक वर्मा ने बताया कि योजना के तहत चयनित होने वाले बच्चों को नीट व इंजीनियरिंग जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इनका चयन लेवल 3 की परीक्षा के माध्यम से होता है। मिशन बुनियाद के परियोजना निदेशक प्रदीप कुमार ने बताया कि इस योजना के माध्यम से सरकारी स्कूल के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि 12वीं के बाद बच्चों को जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती है, उसमें मिशन बुनियाद उनकी काफी मदद करता है। विद्यार्थियों की ये परीक्षा है और उस परीक्षा के बाद हमारे पास 1 घंटे की परीक्षा है। उसके बाद मिशन बुनियाद का ओरिएंटेशन प्रोग्राम का शुभारंभ होगा और इसमें 294 विद्यार्थी, उनके माता पिता और सभी स्कूल्स के प्रधानाचार्य और अध्यापकगण इसके अंदर भाग ले रहे हैं। बच्चों को 2 साल के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी ताकि वो अपने जो पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ अपनी कंपटीशन की भी तैयारी कर सकें और इसके लिए विकल्प की जो टीम है वो उनको लगातार इसकी तैयारी करवाती रहेगी। टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और जिसका मेन उद्देश्य है कि आने वाले समय में जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, जो जिस तरीके की प्रतिस्पर्धा 12वीं के बाद हमारे बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को फेस करने को मिलती है और इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, इतने पोटेंशियल बच्चों के अंदर है, तो उनको गाइडलाइन दी जाती है इस प्रोग्राम के साथ, गाइडेंस के साथ, और साथ में उनको उन परीक्षाओं के लिए तैयार करना और एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर उनमें भरा जाता है। योजना में भाग लेने वाले बच्चों ने कहा कि ये कार्यक्रम सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक वरदान है। प्रतियोगिता के माध्यम से वो अपना भविष्य संवार सकते हैं। इस परीक्षा के बाद वह ऑनलाइन कोचिंग लेंगे, जिसका सारा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 9वीं और 10वीं कक्षा में इन बच्चों को एडवांस स्तर की पढ़ाई करवाई जाएगी। मिशन बुनियाद के लिए एग्ज़ाम की तैयारी की और इसके एग्ज़ाम दिए जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं घरोंडा
मिशन बुनियाद के सेंटर पे अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें एक नॉर्मल लेवल से एडवांस लेवल तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। उनको वहाँ पढ़ाकर एक कंपटीशन लेवल के लिए तैयार करा जाएगा, क्योंकि बहुत सी जगह देखा गया है कि सरकारी स्कूल के बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चे से पीछे छूट जाते हैं। पर ये बुनियाद एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन बच्चों को उस लेवल पर पहुँचाएगा और उनकी मदद करेगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।